इसलिए मैं 3-3 दिन रात को सोया नहीं, ऐसे-ऐसे निर्णय लेना पड़ा मुझे। लेकिन मेरे को मैं प्रभु का आज वाराणसी क्षेत्र की जनता ने झेला, मैंने झेला, उतार-चढ़ाव मध्य प्रदेश किसी विधानसभा में नहीं हुए। टिकट कटने से लेके हमने रिस्क लेके चुना। हर पेपर छपता है कि आज यहाँ नाव पकड़ी गई, यहाँ पर रेत का ठेका हुआ था, रेत पकड़ी गई। पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। जब कोई काम अब ठेका रामलाल चलाए चाहे श्यामलाल चलाए, ठेका तो सरकार का है ना, पूरा पैसा सरकार को जा रहा है, इसमें अवैध की क्या बात है? और इसमें प्रदीप जायसवाल क्या कर लेगा इसमें? लोग उस समझ ही नहीं पा रहे, दल बदल के क्या बात है बताइए? मुझे कांग्रेस ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। कल को हिसाब मेरे को जनता को देना है कि भैया 5 साल में क्या किए? इसलिए मैंने सरकार को समर्थन दिया। इसलिए कहीं ने कहा भाजपा में चले गए, कहीं ने कहा बिक गए। समर्थन का अर्थ ही नहीं समझ पाया। निर्दलीय विधायक और क्या करें? दिया मुझे। आज मैंने सब शहर को चमका दिया, इंडोर स्टेडियम बनवा दिया, गार्डन बना दिया, ओपन स्टेडियम बना दिया, सड़कें सब इतना। नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज़ रिपोर्टर राहुल दमा आपका पुनः हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आगामी 17 नवंबर को विधानसभा मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव संपन्न होने हैं, जिसके चलते आज हम वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार के विधायक रहे माननीय प्रदीप जायसवाल जी से मुलाकात करेंगे और आगामी चुनाव में क्या रहेंगे उनके मुद्दे और किस तरीके से वे युवाओं को और मतदाताओं को अपने पक्ष में साध पाएंगे, इस बात की जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। जायसवाल जी, 3 बार के कांग्रेस में विधायक रहते हुए, चौथी बार में निर्दलीय तरीके से विधायक बनना, फिर कांग्रेस सरकार में जो थी वहाँ पे मंत्री भी रहना और उसके बाद भाजपा भाजपा को समर्थन देना और उसके बाद में फिर भाजपा में जब पदार्पण करना और आज प्रत्याशी घोषित हो जाना। तो यह वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या यह वैचारिक परिवर्तन वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला पाएँगा? देखिए वैचारिक परिवर्तन मैं नहीं मानता इसको। देखिए हम लोग राजनीति करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि हम जिसके लिए जो लोग हमको वोट दे रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों का मान-सम्मान हो, बनाएँ हम और क्षेत्र का विकास करें, ये उनकी सबकी अपेक्षा रहती है। और उन अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए हमको कई बार निर्णय भी लेना पड़ता है। जहाँ तक मैं यहाँ तक पहुँचा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे, तो ये एक दिन में नहीं हो गया ये परिस्थितियाँ बनी जो आप सबको मालूम है, कि मैं कांग्रेस में 3 बार विधायक रहा, लगातार 3 बार विधायक, 10 साल में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा और ऐसे व्यक्ति के लिए संजय मसानी को यहाँ टिकट दी गई, जिसको यहाँ कोई जानता नहीं था और ना उसको कोई जीता, मैं भी रहता तो जीता नहीं पाता उसको। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई, जो भोपाल का रहने वाला है। और ऐसे में मुझे क्षेत्र के मान-सम्मान के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के वजूद के लिए, खुद अपने वजूद के लिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। ये मेरी मजबूरी थी और मैंने रिस्क उठा के निर्दलीय चुनाव लड़ा ताकि मेरे जो कार्यकर्ताओं की फ़ौज है, उनको मैं उनका वजूद बचा के रख सकूँ मैं। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे देखा, आप हाथों-हाथ लिए चुनाव जीत गया मैं। मैं मंत्री बनने की सोचा नहीं था, मंत्री बन गया। लेकिन जब सरकार 1.5 साल में गिर गई, तो मुझे फिर मैं सड़क पे आ गया कि मैं अब क्या करूँ करके। तो मुझे ये मेरी मजबूरी थी कि मैं निर्दलीय विधायक हूँ और निर्दलीय विधायक का जो कर्तव्य होता है, वो बिना सरकार के सहयोग के वो अपना कर्तव्य को निभा नहीं पाएगा। और मेरी अपेक्षा है, जनता की जो अपेक्षा थी उनको पूरा करने के लिए, कल को हिसाब मेरे को जनता को देना है कि भैया 5 साल में क्या किए? इसलिए मैंने सरकार को समर्थन दिया। लेकिन उसको समर्थन को लोगों ने अलग-अलग तरीके से लिए। कहीं ने कहा भाजपा में चले गए, कहीं ने कहा बिक गए। समर्थन का अर्थ ही नहीं समझ पाया। निर्दलीय विधायक और क्या करेगा? तो सरकार को मैंने समर्थन दिया और साढ़े 3 साल में जो समर्थन के बदले माननीय शिवराज चौहान ने जो मुझे सहयोग दिया क्षेत्र में, कि 7 बड़े पुल, 24 करोड़, 40 करोड़, 18 करोड़ के, 1 फ्लाईओवर, नगर पालिका वाराणसी में करोड़ों रुपया दिया मुझे। आज मैंने सब शहर को चमका दिया, इंडोर स्टेडियम बनवा दिया, गार्डन बना दिया, ओपन स्टेडियम बना दिया, सड़कें सब। इतना जो काम हुआ है, ये समर्थन देने के कारण हुआ। तो ये राजनीतिक निर्णय भी लेना मेरी मजबूरी थी और साढ़े 3 साल मैंने जब काम किया, तो जब आचार संहिता लग गई, नया नया चुनाव आया जब 2023 का, तो नए नए चुनाव में मुझे नए तरीके से लड़ना था। और जब मुझे लगा कि मैंने समर्थन दिया तो इतना काम हुआ है, तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन यही था कि सरकार को जो समर्थन दिया हम आप सरकार में शामिल हो जाएँ, पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ा जाए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास भी हो, क्षेत्र का मान-सम्मान बने। मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा नहीं, लोग उस समझ ही नहीं पा रहे, दल बदल के क्या बात है बताइए? मुझे कांग्रेस ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय लड़ने के बाद अगला नया चुनाव मैं किसी पार्टी से लड़ सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी देती तो शायद कांग्रेस से लड़ता मैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जैसे पिछली बार नहीं दी थी, इस बार भी नहीं दी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ। तो ये दल-बदल वाली कहानी मेरे पर लागू नहीं होती। तो आज उसी विकास के दम पर मैंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद वाराणसी क्षेत्र का विकास और तेज गति से होगा। सर, जैसे कि आप हमेशा से अपनी बेबाकी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं
साथ ही जनता के प्रति आपका समर्पण और विकास की गति जो आप उसको दुगनी करते हैं, इस वजह से आप जाने जाते हैं और विकास के क्षेत्र में आपने इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं। लेकिन ऐसे में जनता सवाल आपसे कर रही है, मुझे मतलब पर्सनली कहा गया कि भैया से सवाल पूछना ऑन कैमरा कि अवैध रेत उत्खनन और अवैध शराब निर्माण के ऊपर में भैया अगर आगे सरकार में कुछ उच्च पद पे जाते हैं या विधायक बनते हैं, तो क्या इसके ऊपर में लगाम लग पाएँगी या कुछ रोकथाम लगेगी इसके ऊपर? देखिए, इसमें नया कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी सरकार शराब का ठेका करती है, आज भी रेत का ठेका होता है, तो ये सरकारी काम है। और इसमें अवैध की बात है, ये सब जो ऐसा है कि राजनीतिक हलकों में जब किसी को बराबरी नहीं की जा सकती, उसको बदनाम किया जाए। ये जितनी चीज़ें हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं, शराब के बारे में, अवैध रेत के बारे में, ये तो पूरे मध्य प्रदेश के पेपर में छपता है। हर जगह वही हाल है। अलग से कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं इसमें। और अवैध क्या है? शराब पकड़ते हैं, हम गाँव-गाँव जाते हैं। अब लोग शराब बेचते भी हैं, केस बनता है, फिर बेचते हैं। तो हम सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बंद नहीं कर सकती इसको कभी। तो ये व्यवस्था सरकार की शराब बिक रही है, इसमें अवैध क्या है इसमें बताइए? कोई व्यक्ति सरकार को पैसा देके 2 पैसा कमा रहा है, रेत में कमा रहा है। सरकार को पैसा देके 2 पैसा शराब के ठेके में मार रहा है। अब ठेका रामलाल चलाए चाहे श्यामलाल चलाए, ठेका तो सरकार का है ना, बिल्कुल, पूरा पैसा सरकार को जा रहा है, इसमें अवैध की क्या राज्य बात है? सरकार का। और इसमें प्रदीप जायसवाल क्या कर लेगा इसमें? ये पूरे मध्य प्रदेश के हर पेपर में छपता है कि आज यहाँ नाव पकड़ी गई, यहाँ पर रेत का ठेका हुआ, रेत पकड़ी गई, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। जब कोई काम होगा, तो इस तरह की घटनाएँ तो होना स्वाभाविक है। पुलिस काहे के लिए बनाया हमने? पुलिस की व्यवस्था काहे के लिए? चोरी पकड़ने के लिए। तो पुलिस थाना चल रहा है, पूरी क्या चोरी बंद हो गई? ये तो नहीं, प्रक्रिया चोरी चलेगी। जिसको मौका मिलता है चोरी करता है, उसके ऊपर अपराध बनता है, जेल जाता है। ये तो चलते ही रहता है, इसमें प्रदीप जायसवाल क्या कर लेगा? इसमें अलग से कोई जवाबदारी बनी नहीं है इसमें कोई। लेकिन शासन का अंकुश इसमें है। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी शासन इसको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कंट्रोल कर सकता है। आज सब फिर अपने इतने सारे अधिकारी हैं, हर अधिकारी का अपना-अपना विवेक है। कलेक्टर इसमें बॉस होता है शराब में, रेत में, कलेक्टर को बॉस बनाया गया है इसमें। कलेक्टर, एसपी इसमें बॉस बने हैं। वो लोग अब इसकी जवाबदारी से काम करते हैं। इसमें हमारा कोई अलग से अधिकार विधायक को थोड़ी दिया गया कि सुबह ब जाके बंद करवा दो। हाँ? गाँव वालों को उसमें रोज़गार मिलता है। अभी गाँव में चले जाओ किसी रोज़ पकड़ने, तो ट्रैक्टर वाला के खड़े रहता है, हमारी रोज़ी-रोटी नहीं चल रही है। तो ट्रैक्टर वालों को फिर बड़ी हर तरह की अपनी-अपनी बातें हैं सबकी। तो इसमें विधायक को कोई अलग से अधिकार नहीं कि सब जगह बंद कर दे इसमें। सर जिस तरीके से अगर देखा जाए बालाघाट जिले के अंदर में तो 2 विधानसभाएँ आती है। यहाँ की बात कर लें और कटंगी की बात कर लें और लांजी की। तो यहाँ पे काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन देखने में आया कि कोई यहाँ से वहाँ गया, कोई वहाँ से यहाँ पे आया। लेकिन अधिकांश जगह पे लोग पीछे हट गए चुनाव लड़ने से। लेकिन अगर 2018 की बात की जाए तो आपने दम के साथ में निर्दलीय के रूप से चुनाव लड़ा था। तो अपने भविष्य को दाँव पे लगाकर चुनाव लड़ना, उसके बाद में चुनाव में जीतना और फिर विकास के कार्य करना सरकार को समर्थन देते हुए। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? और इस यात्रा के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? ये बताइए? देखिए, ये तो स्वप्रेरणा है मेरी। और ऐसे मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने उतार-चढ़ाव राजनीतिक वाराणसी क्षेत्र की जनता ने झेला, मैंने झेला, उतने उतार-चढ़ाव मध्य प्रदेश किसी विधानसभा में नहीं हुए। टिकट कटने से लेके हमने रिस्क लेके चुनाव लड़ा, राजनीतिक प्रतिष्ठा दाँव पे लगा दी हमने। वो तो मध्य प्रदेश के हमारे क्षेत्र की जनता ने हमारी मान मान रख लिया, चुनाव जिता दिया। फिर सरकार में अगर सरकार ही गिर गई, फिर हमको सोचना पड़ा अब क्या करें हम? तो सारा निर्णय मेरा मध्य प्रदेश वाराणसी खलन क्षेत्र की जनता का मान-सम्मान और उसके विकास को लेकर निर्णय था। बड़ी ईमानदारी भरा निर्णय था, इसलिए मैं 3-3 दिन रात को सोया नहीं, ऐसे-ऐसे निर्णय लेना पड़ा मुझे। लेकिन मेरे को मैं प्रभु का जनता का आशीर्वाद है कि मैंने जितने निर्णय किया, सारे निर्णयों का लाभ जनता क्षेत्र को मिला। और आज ये जो निर्णय मुझे लेना पड़ा, ये भी निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि जिस मुख्यमंत्री ने जनता को इतना मान-सम्मान दिया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बुद्धि नहीं में की जनता का उतना मान-सम्मान नहीं किया, शायद जो वाराणसी खलानी क्षेत्र की जनता की। इतना इतना विकास मध्य प्रदेश में विकास की दौड़ में वाराणसी बहुत अव्वल हो गया इस बार। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो बालाघाट जिले में वारासिवनी अब जिले की गिनती में आने लग गया है। मतलब वारासिवनी बिल्कुल, शहर की बिल्कुल। चमक अलग ही दिखाई देती है। और एक बात भी सामने आती है कि वारासिवनी बालाघाट जिले में इकलौता वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ का औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। औद्योगिक विकास यहाँ पे हुआ है। आगे आपके द बताना चाहेंगे उसमें? जी, सर 1 मिनट, आपके द्वारा एथेनॉल प्लांट भी यहाँ पे लाया गया और काफ़ी आपके द्वारा बेहतरीन कार्य किए गए। सर बस युवाओं का एक क्वेश्चन ये है कि आपके द्वारा उद्यम के क्षेत्र में कार्य तो किए जा रहे हैं और तेज़ी से किए जा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार मिल सके और भी लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार ना मिलते हुए बाहरी लोगों को रोज़गार क्यों मिल रहा है? ये सवाल जानना चाहते हैं युवा। देखिए, इसमें हमने और एथेनॉल ज़िम्मेदार क्या कदम प्लांट उठाएँगे? वालों से हमारी बात हुई है। अभी 2 प्लांट आए हैं। मैं समझता हूँ हमारी जो खापा का प्लांट है उसमें 200 लोग स्थानीय हैं और 250 लोग करीब-करीब बाहर के लोग लगे हैं। इसमें हम इनकार नहीं करते, हमने हमारी चर्चा भी हुई है। उसके बाद हमने बासी का जो इतना प्लांट है लगभग डेढ़ से 2 महीने बाद चालू होगा। वो खापा से 4 गुना बड़ा प्लांट है। बिल्कुल सर। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब से 2 इथेनॉल प्लांट अभी वाराणसी क्षेत्र में और आ रहे हैं और जब बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, तो इससे दूसरा जो हमारे स्थानीय लोगों को लगभग बराबर मिल रहा है, बिल्कुल। 50-50।
लेकिन हम इथेनॉल प्लांट प्लांट में होता क्या है कि ट्रेंड लोग होना होना, जितने अधिकारी होना, कर्मचारी होना, लेबर होना, ट्रेंड होना। उनका ये कहना है कि जैसे ही हम 250 लोग हमारे जो स्थानीय लोग हैं, वो जब ट्रेंड होएँगे साथ में रहेंगे, तो हम बाहर वाले चूँकि उनको दुगना पैसा देना पड़ता है। हमारे मालिकों को, प्लांट वालों को, बाहर के व्यक्तियों को दुगना पैसा देना पड़ रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि हमारे स्थानीय लेबर को ट्रेंड करने के बाद हम इनको छुट्टी कर देंगे, वो अपने क्षेत्र में जाके काम करेंगे। और फिर यहाँ के नए युवाओं को जो यहाँ पे ट्रेन हो गए वो सिखाएँगे। फिर उनको रखा जाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, जो लगातार चलेगी और उसमें स्थानीय लोगों को लाभ मिलता जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ इथेनॉल प्लांट में लगने से, क्योंकि ये धान बेस्ड है, चावल बेस्ड है, बिल्कुल सर। तो धान का उठाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रबी की धान पहले जो 800-700 रुपए जाती थी, आज वो 1800 रुपए जा रही है। मतलब किसानों की आर्थिक स्थिति में हाँ, इसमें बिल्कुल। सुधार होगा। धान का रेट लगभग दूगना हो रहा है। तो डबल लाभ मिल रहा है, रोज़गार भी मिल रहा है और किसानों को धान का रेट डबल मिल रहा है। सर, आप एक अच्छे राजनेता होने के साथ-साथ में एक अच्छे समाज सेवक भी रहे हैं और ऐसे में जो आप एक आपकी छवि पूरे क्षेत्र में भैया के नाम से हर कोई आपको भैया शब्द संबोधित करता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बात करें तो शिवराज सिंह जी को मामा कहते हैं, वैसे ही आपको भैया कहते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, जो भी हो। सर, एक सवाल जो बाहर आपके भाई-बहन गए हैं कमाने या पढ़ने के लिए, उन्होंने एक सवाल किया कि जैसे ही कुछ त्योहार सामने आते हैं, तो वो अपने परिवार के साथ में समय बिताना चाहते हैं, पर जब वो वापस आते हैं इंदौर या भोपाल से अन्य शहरों से, तो जो निजी निजी कंपनी जो बस वाले हैं, वो किराए को दुगुना कर देते हैं। तो इसके ऊपर में क्षेत्रीय विधायक क्या स्टैंड लेना चाहेंगे? नहीं, अगर ऐसी बात है, तो निश्चित रूप से समय आने पर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। कड़ाई से इसमें किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो पूरे मध्य प्रदेश में जिस रेशो के साथ प्राइवेट जो हमारे बस ऑपरेटर हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकार की द्वारा नियत की गई है प्रति किलोमीटर, उसके हिसाब से अगर वो पैसा लेता है, हम तो कहीं भी बस को खड़ी करके उसके ऊपर कड़ाई से उसको रोकेंगे उसको हम। सर, कुछ सवाल राज्य स्तर पे कर लेते हैं। कमलनाथ जी का कहना ये है कि अब तो भाजपा के पास में पलटवार करने के लिए महाराज भी नहीं है। तो इस बार वो किस तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएँगे? तो ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ जी अति आत्मविश्वास के चलते अंधेरे में तीर छोड़ने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैंने कांग्रेस में काफ़ी साल रहा मैंने। पिछले बार जब मेरी टिकट कटी और टिकट कटने के बाद मैं दिल्ली, भोपाल भी गया, जितना प्रयास किया मैंने, तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे जैसे 25 लोग और हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिनकी टिकट काटी गई और सिर्फ़ इसलिए काटी गई कि ये अच्छे लोग हैं ये, लंबे चलने वाले हैं। तो कांग्रेस में क्या है कि लंबे चलने वाले घोड़े नहीं चलते। सबको खतरा लगता है कि ये हम 5 बार का विधायक होगा तो सीएम का दावेदार बन जाएगा ये। इसको सीनियरिटी खत्म करो, काटो इसको। तो ऐसे 25 लोग और थे जिनको टिकट नहीं दी गई, उसका परिणाम देखो आप, कांग्रेस 114 पे लटक गई। उस समय हमारे पाँचों नेता एक साथ चलते थे। जिला स्तर, संभाग स्तर पे मीटिंग हुई। हमारे जो अरुण यादव जी पैदल यात्रा की 3 साल। इतना सब करने के बाद जनता का समर्थन भी था। उसके बावजूद 114 पे लटक गए, सिर्फ़ इस कारण कि टिकट वितरण में हमेशा कांग्रेस कमज़ोर पड़ती है। टिकट वितरण में भेदभाव किया जाता है और इस बार भी आपने देखा, इस बार भी निर्दलीय होने के नाते सारी पार्टियों ने संपर्क किया मेरे से, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो मेरे जैसे 25 लोग और ऐसे हैं जो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी डर से, ये सीनियर विधायक है, अगर ये जीत गए तो हमारे लड़कों का क्या होगा? और उस नाते ऐसे मेरे जैसे और भी लोगों को टिकट नहीं दी गई। तो आप ये देखेंगे कि जनता का भारी समर्थन होने के बावजूद इनकी सरकार फिर नहीं बनेगी। सबसे बड़ा माइनस इन्हें टिकट वितरण है, उसमें भाई-भतीजावाद करते हैं और अपने लड़कों की चिंता सब नेताओं को। आज पिछले बार सरकार जो गिरी, सरकार बनने के बाद वो जनता के द्वारा सरकार बनी थी, जनता के समर्थन से। लेकिन उसके बावजूद आपसी झगड़ा सिर्फ़ अपने-अपने बेटों का, कि हमारे बेटों का भविष्य खतरे में ना जाए, इसलिए सिंधिया को काटा गया। अब कमलनाथ जी को काटा जाएगा इस बार। इस बार कमलनाथ जी को काटा जाएगा, देखना आप। इसी काटा-पीटी में सरकार नहीं बनेगी आपकी। सर, अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में बड़े वर्ग के साथ-साथ में निम्न वर्ग में जो लोग निवास करते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर, ऐसे में हमारे क्षेत्र में जो अभी आप लगातार देख रहे हो कि बालाघाट जिले में माँग उठ रही है कि आदिवासी गोवारी समाज अपने आप को आदिवासी समाज में जोड़ने की बात कर रहा है। वहीं मछुआरा समाज बात कर रहा है और आदिवासी समाज भी अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक बिल पारित हुआ है फॉरेस्ट कंज़र्वेशन बिल, जिससे काफ़ी ज़्यादा विस्थापन होगा। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं, तो आदिवासियों के हक के और उनके विकास के लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या आपकी नीति रहेगी? देखिए, आदिवासी चूँकि अब हमारे जो इसको ये बोल सकते हैं कि सृष्टि के सबसे नज़दीक रहने वाला आदिवासी होता है। जी। संस्कृति का परिचय है। हाँ, और झाड़, जंगल, ज़मीन इनके मुख्य मुद्दा होता है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है और सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसमें काम करने का प्रयास बिल्कुल करती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें अलग से यही है कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो मध्य प्रदेश में विधानसभा में सारे नियम पारित हैं, तो उनको किस तरह से पट्टा दिया जाए, किस जगह उसका स्थापना की जाए उनकी, तो उस दिशा में काम तो हो रहा है। इसमें मैं नहीं समझता कि अलग से कोई, ये है कि उसमें जो ढिलाई चलती है अधिकारियों के माध्यम से, उसमें कड़ाई की जाना चाहिए।
सर, लगातार जैसे वर्तमान में भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा के ऊपर में आरोप लगे हैं कि ये धर्म की राजनीति करती है। लेकिन अगर अभी पीछे बीते समय में देखा जाए तो कमलनाथ जी ने स्वयं छिंदवाड़ा के अंदर में धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज हैं और अपने शिव पुराण वाले यदि अपने राजीव क्या नाम उनका? मिश्रा जी, पंडित मिश्रा जी, उनका कार्यक्रम करवाया। तो ये कहा जा सकता है कि अब भाजपा की पीठ पर कमलनाथ जी बैटिंग करेंगे? देखिए, इसमें बुरा क्या है? राजनीति धर्म के आधारित अगर रहे, तो वो ऐसी राजनीति जो है, वो संतुलित रहती है और कंट्रोल रहता है ऐसी राजनीति में। राजनीति का दुरुपयोग नहीं होता, धर्म का अगर उसके ऊपर कवर रहे तो। और भाजपा जो है राजनीति कर रही है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की बात भी भारतीय जनता पार्टी करती है। राम मंदिर निर्माण की बात करती है, धर्म की रक्षा की बात करती है और पूरे विश्व में भारत को स्थापित करने की बात करती है। उसके बाद फिर राजनीति करती है। लेकिन बाकी पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही है। चुनाव के टाइम आदिवासियों के लिए कुछ बना लेंगे और तरह तरह के नारे दे देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, जो मैं भी रह के देखा हूं मैंने। तो धर्म आधारित राजनीति ही, उसी से देश और प्रदेश का भला होगा। अब इसकी नकल कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई अब। जी। सर, अगर देखा जाए स्थानीय मुद्दों की बात करें हम, तो जब आपका पदार्पण भाजपा में हुआ तो आपके विरोध में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा था भाजपा परिवार के अंदर में। लेकिन समय के साथ-साथ जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो सभी जो भाजपाई है वो परिवार के रूप में इकट्ठित हो रहे हैं। तो क्या आने वाली विधानसभा चुनाव में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन वोटर, आज सब हमारे साथ हो गए हैं। और वैसा मैं आपने देखा कि साढ़े 3 साल मैंने बीजेपी के साथ मिल के काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इस बात को, आप 75% तो उनके दिमाग में था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। कुछ नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनकी उम्मीदें थी, वो ज़रूर मेरे से नाराज़ थे। देखिए, हम निचले स्तर पर आप देखो तो वो ऑलरेडी मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने सबका काम भी किया। मैंने भाजपा के बहुत सारे सरपंचों को भी काम दिया और वैसे भी मैं अपनी राजनीति में मैंने पार्टी देखा ही नहीं। सारे बीजेपी के जितने नेता, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है। सिर्फ ये बात आती है कि जो लोग उम्मीदवार थे भाजपा के, जिनको लगता है कि गुड्डा के आने से हमारा नुकसान हुआ, वो लोग नाराज़ हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे सबने फार्म भी उठा लिए और धीरे-धीरे सब लोग अपनी भारतीय परिवार जनता, इकट्ठा हो, हाँ, इसका उनके फ़ायदा आपको उनके जो मिलेगा। संस्कृति है कि हम कमल के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रत्याशी नहीं देखते। तो इस भावनाओं के कारण मुझे लगभग-लगभग 95% सब लोग काम पे लग गए हैं। सर, आखिरी सवाल ये कि वाराणसी विधानसभा खैरानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 में जनता आप पर और मध्य प्रदेश में शिवराज पर भरोसा किस तरह करेगी? भरोसा तो इसी तरह से करेगी जैसे पिछले 4 बार से मैं चुनाव जीत रहा हूँ, अब देख रहे हैं आप। 4 बार से लगातार, चाहे कांग्रेस से लड़ूँ, निर्दलीय लड़ूँ, जनता का समर्थन मेरे साथ इसलिए है कि मेरे संबंध लोगों से पारिवारिक है। राजनीतिक नहीं कि पार्टी देख के वोट करें, सिम्बॉल देख के वोट करें। अभी भी मेरे से कोई सिम्बॉल नहीं पूछ रहा है, भैया जहाँ हैं, हम भैया के साथ रहना है। उसी तरह से आप शिवराज जी को देखो आप, वो बोलते भी इस बात को, मैं राजनीति नहीं परिवार चलाता हूँ। आज सरकार घर-घर पहुँच गई है। पहले तो हम जनता से वोट ले लेते थे, दूर अंचल की महिला, कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, जागरूक नहीं है, लोग हैं, किसान हैं, हम तो उनसे वोट ले लेते थे। लेकिन उनको बेचारों को ये नहीं मालूम रहता था कि वोट तो हम दे रहे हैं, लेकिन इससे हमको होना क्या है, हमारा क्या फ़ायदा है? इस तरह का। लेकिन आज आज प्रत्येक व्यक्ति, सरकार घर-घर पहुँच गई, प्रत्येक महिला को मालूम है कि मेरे खाते में ₹1250 आ रहा है। एक घर में 3-3 महिला को 1250, बेटे को किसान सम्मान निधि मिल रही है, बाप को भी किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो अब उनको समझ में आ गया कि अब उनको बोलना नहीं पड़ता कि तुम बीजेपी को वोट दो। अब उनको लग रहा है कि सरकार क्या होती है, अब समझ में आ रहा है लोगों को। सरकार घर-घर पहुँच गई है, इसलिए लोग विश्वास करेंगे। सर, आप भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अंतिम भाजपा कार्यकर्ता आपके लिए क्या अहमियत रखता है इस वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का? और आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे ऑन कैमरा बोल दीजिए। नहीं, मतदाताओं के लिए तो मेरा ये संदेश है कि जिस तरह से आज सरकार काम कर रही है और मैंने विधायक के तौर पे जो काम किया है लगातार, और हर परिस्थिति में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता का मान-सम्मान, विकास को लेके काम किया है। हर निर्णय भी उसी तरह से लिया और उसका लाभ भी जनता को मिला है, प्रत्येक वर्ग को मिला है, हर ब्लॉक को मिला है, हर गाँव को मिला है, हर टोले को मिला है। तो उस नाते ये जो विकास की गति बनी है, इस व विकास की गति को बनाए रखने के लिए आप मेरा समर्थन करें आप। और मेरा समर्थन तभी सही होगा जब सरकार भी हमारी बनेगी। और सरकार तभी बनेगी जब मैं यहाँ से आप जनता का समर्थन लेके भोपाल जाऊँगा, तभी सरकार बनेगी। इसलिए सरकार बनाने के लिए आप मुझे अपना समर्थन दें और हम भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ी, टोले-मजर तक, घर-घर महिलाएँ जितनी हैं, पुरुष हैं, सबका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और धार्मिक रूप से पूरे क्षेत्र में अमन चैन का वातावरण बने। धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि आज हमने क्षेत्र के जाने-माने नेता और कद्दावर
विधायक जायसवाल जी से बात की, जो पूर्व में 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बेबाकी के साथ में हमारे सवालों के जवाब जनता के सामने रखा है। तो इस तरीके से आज हमने विधायक महोदय से बात की और उनके विचारों को आप तक पहुँचाया। धन्यवाद।